रहस्यमय आज पड़ताल उस वायरस की जिसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। आखिर ये वायरस होता क्या है? कोरोना के पैदा होने की असल वजह क्या है? आखिर कोरोना को सबसे पहले डिटेक्ट करने वाले डॉक्टर ली ने बताए थे कौन से राज? आखिर कोरोना कोई नेचुरल वायरस है या फिर लैब से फैलाई गई कोई साजिश? देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जिसकी शिकार हुई दुनिया, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में मचा दी तबाही, कोरोना वायरस जिसने मां से बेटे को दूर कर दिया, कोरोना वायरस जिसने चलती सड़कों को कब्रिस्तान बना दिया, कोरोना वायरस जिसने शहरों को बालकनी में बंद कर दिया, कोरोना वायरस जिसने दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद और तबाह कर दिया, कोरोना वायरस जिसकी ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई दवा, कोरोना वायरस जिसने नेता से लेकर अभिनेता तक, आम इंसान से लेकर शहंशाह तक हर किसी को नहीं छोड़ा। क्या उस वायरस से दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या नास्ते दमस्त की कही भविष्यवाणी सही हो जाएगी? क्या दुनिया में कयामत की शुरुआत हो गई? क्या कोरोना वायरस के कहर से दुनिया से इंसान का वजूद मिट जाएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर क्या है ये कोरोना वायरस और कैसे ये किसी इंसानों को संक्रमित करता है। तो एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में दहशत भर दी है। चलिए आपको बताते हैं कि कोरोना कैसे आपकी सेल को डैमेज करता है, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाता है, उन कणों को नुकसान पहुंचाता है जो कि आपकी सेहत के साथ एक सबसे बड़ा खिलवाड़ कर जाती है। आपको सबसे पहले आपको बताने यहाँ पर जा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा खिलवाड़ आपके साथ होता है। यानी कि एक वायरस नहीं बल्कि वायरस की ये पूरी फैमिली है जो कि इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे होंगे, इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे होंगे। ये एक 3D है, लेकिन आज पूरी तरह से हम आपको समझाने जा रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना किसी क्राउन की तरह दिखता है। देखिए, दो लोग जब संपर्क में आते हैं और किस तरह से ये अपना काम करना शुरू कर देता है, बिल्कुल वही हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस वायरस को ये नाम मिला है कोरोना। किसी भी संक्रमित इंसान के जरिए ये वायरस फैलता है। जब हम आपको दिखाते हैं कि दो लोग आपस में जब बात करते हैं और एक तय दूरी नहीं होती तो किस तरह से ये एंटर कर जाता है। वायरस में खुद को विकसित करने को लेकर कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ये सबसे पहले आपकी कोशिकाओं के अंदर घुसता है। इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जब ये आपके अंदर घुसता है तो किस तरह से आपकी कोशिकाओं में ये वायरस फैल जाता है। ये 3D है, लेकिन 3D के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस अपना ये पूरा काम करता है। कोशिकाओं के प्रोटीन बनाने वाले सिस्टम को ये हाईजैक कर लेता है। और किस तरह से हाईजैक कर लेता है आप देख पाएंगे कि एक सामान्य सा इंसान है जो कि सेहतमंद है, लेकिन जब इसके अंदर कोरोना वायरस अटैक करता है तो किस तरह से इसका सिस्टम हाईजैक हो जाता है। कोशिकाओं के जो RNA है उसको खुद इस्तेमाल कर बढ़ने लगते हैं, ये अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसके बाद इंसान में कोरोना के सामान्य लक्षण दिखने लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका के RNA को इस्तेमाल कर ये खुद को बढ़ाने लगते हैं। और इसके बाद देखिए किस तरह से ये पूरा इफेक्ट यहाँ पर सामने आता है। ये कण आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोरोना वायरस के 3D के जरिए दो इंसानों का ये जो संपर्क यहाँ पर सामने आता है। पहले सामान्य लक्षण ही दिखते हैं, धीरे धीरे फेफड़ों और फेफड़ों की झिल्ली में सूजन आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का बहाव कम होने लगता है। फेफड़ों में मृत कोशिका के साथ आप देखिए किस तरह से पानी और पस जमने लगता है। दुनिया में आज इस वायरस से जितनी तबाही फैली उससे भी ज्यादा रहस्यमयी इस वायरस से जुड़ी जानकारियां हैं। यह एक सांस के सिस्टम का वायरस है जो जब किसी मरीज के शरीर में सांस के द्वारा ही जाता है, चाहे श्वास लेने से या आंख, नाक और मुंह से ये एंटर करता है। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाता है तो जब वो खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलती हैं उसमें ये वायरस होता है। और जब वो ड्रॉपलेट्स हवा में होती हैं और उस हवा में कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट्स उसके श्वास नली में चली जाती हैं और वहाँ से शरीर में जाके वो उसको इन्फेक्ट कर देती हैं। जिस तरह से कोरोना की दवाई, उसकी वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हो पाई है, उसी तरह से इस वायरस के फैलने के सवाल को लेकर जवाब नहीं मिल पाए। तो ये बैट से आया सांप में, तो सांप और बैट्स एक दूसरे से दुश्मन हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं, तो सांप में भी आ गया।
अब चाइना में सवाल ये है, जिसके लिए हम 100% श्योर नहीं है, कि उनकी जहाँ पे एनिमल मार्केट है वहाँ पे ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ये वहाँ से आया है या कहीं और से आया है, पर मेन चीज़ जो आपकी जानकारी के लिए है वो ये है कि ये एनिमल मॉडल छोड़ के ये ह्यूमन में आ गया। कोई इसे चमगादड़ के सूप से पैदा होने वाली बीमारी मान रहा है, तो कोई इसे सांप के शोरबे से जोड़कर देख रहा है, तो कुछ लोग उसे बायोलॉजिकल वेपन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ना तो आज तक इस बीमारी के पेशेंट जीरो का पता चला और ना ही अब वो डॉक्टर भी जिंदा है जिसने सबसे पहले इस बीमारी को डिटेक्ट किया था। तो क्या ये बीमारी हकीकत में किसी जैविक युद्ध का परिणाम है? क्या ये बीमारी दुनिया पर किसी दैवीय श्राप का प्रकोप है? या फिर ये दुनिया पर वार करने वाला पुराना वायरस है जो और शक्तिशाली बनकर वापस आया है? कोरोना का कहर लगातार पूरी दुनिया में तबाही के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन क्या यह दुनिया पर किसी वायरस की पहली इतनी बड़ी महामारी है? क्या इतिहास में राजा महाराजाओं की मौत वायरस की वजह से हुई थी? हम बताते हैं। विज्ञान कहता है कि वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें जीवित सेल्स में ही जीवित रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के गुण होते हैं। वायरस जब तक शरीर के बाहर होते हैं तब तक वो मरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही जिंदा हो जाते हैं। शोध कहते हैं कि अमीनो एसिड और प्रोटीन से मिलकर वायरस बनते हैं जो बिना किसी सजीव माध्यम के खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन को सबसे कारगर उपाय माना जा रहा है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो वायरस को कोई जीवित माध्यम मिलेगा ही नहीं जिससे कोई संक्रमित नहीं होगा, तो वायरस को पनपने की दर भी खत्म हो जाएगी और उसके खौफ के साथ ही इंसानी जान को भी बचाया जा सकेगा। जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तभी हम लॉकडाउन करते हैं। भारत में लॉकडाउन हुआ उसका मतलब यही है कि भारत सरकार ये सोच के चल रही है कि अगर हमारा जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन है तो उसको हम रोक सकें। सैकड़ों से हजारों सालों तक सुसुप्त रहने के बाद भी जीवित माध्यम मिलते ही वायरस जिंदा हो जाते हैं। तो क्या कोरोना का ये वायरस भी लौट कर आया है? क्या इससे पहले भी कोरोना के किसी दूसरे वायरस की शक्ल में धरती पर हमला किया था? क्या कोरोना सार्स, इबोला का मास्टर वर्जन है जिसने दुनिया की लगभग पूरी आबादी की जान को जोखिम में डाल रखा है? इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे कोई वायरस किसी भी जीवित माध्यम को मीडियम बनाकर तेजी से फैलने लगता है। आखिर किसी भी वायरस के फैलने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कोई वायरस किसी इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी और यही वजह है कि ये एक देश से होते हुए इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आखिर किसी भी वायरस के फैलने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, अब इस 3D के जरिए आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले इस 3D को आप देख लीजिए। हम उस वायरस की पूरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर किस तरह से वो खतरनाक तरीके से हमारी कोशिकाओं के अंदर एंटर करता है। कोई भी वायरस, आपको बता दें कि जब तक कोशिका के बाहर होता है तब तक उसके कोई मायने नहीं होते हैं, लेकिन जब ये सामने आ जाते हैं तो देखिए किस तरह से काम करते हैं और कोशिकाओं के अंदर एंटर कर जाते हैं। बाहर होते हैं तब तक इनका वजूद नहीं होता है, वजूद होता है लेकिन ये मरे हुए होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन जब इसको कोई कोशिका मिल जाती है, इंसानी कोशिका में आ जाते हैं, तो ये अपनी लाइफ सर्कल को शुरू कर लेते हैं। वायरस सबसे पहले कोशिका के अंदर घुसते हैं। देखिए किस तरह से, अगर ये शख्स सामान्य रहा, अगर ये सेहतमंद भी रहा, लेकिन बावजूद उसके अगर कोरोना वायरस इस पर अटैक करता है तो फिर ये इसके कोशिकाओं के जरिए अंदर में जाते हैं और फिर आखिरकार वही होता है जो इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। इसके बाद वो कोशिका के कोर में डीएनए और आरएनए की जेनेटिक इनफॉर्मेशन को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देते हैं। ये ताकत इस वायरस के पास होती है, जिसके बाद संक्रमित कोशिका तेजी से फैलती है और फिर एक के बाद एक ये अपनी फैमिली यहां पर बढ़ा लेते हैं, कोशिकाएं पैदा करनी शुरू कर देते हैं और इसमें जीव बीमार हो जाता है और कितनी बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है वो भी हम सबके सामने है। तो कोशिकाओं की एंट्री किस तरह से कोशिकाओं के अंदर ये एंटर
करता है, किस तरह से फिर जिंदा हो जाता है और उसके बाद जन्म देता है एक के बाद एक कई वायरस को, कई ऐसे कीड़ों को जो कि इंसानी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बनी हुई है। जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 6 दिन का होता है। वो कहते हैं 6+-2, राइट। तो उसमें क्या है कि एक दिन जैसे आज किसी को इन्फेक्शन हुआ तो आज से चौथे, 5वें या 6ठे दिन उसको लक्षण आने शुरू होंगे, क्योंकि जो ये वायरस है वो फैलता ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से या फिर टच करने से फैलता है। तो जहाँ पे ये चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो चली आ रही है कि आपस में 6 से 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। वैसे वायरस का मतलब विष होता है और दुनिया में सबसे पहले 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के वायरस का पता लगाया था और उन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। लेकिन चीन में दिसंबर 2019 में डॉक्टर ली वेनलियांग ने सार्स जैसे कोरोना वायरस का पता लगाया था, लेकिन उन पर अफवाह फैलाने के आरोप लगे, उनको प्रताड़ित किया गया और आखिर में इसी साल फरवरी में ही इस वायरस के संक्रमण से उनकी जान चली गई। डॉक्टर ली भी वुहान में ही काम करते थे। वुहान में ही चीन की वो बैक्टीरियल रिसर्च लैब भी है और सी फूड मार्केट भी, जिसके बारे में बताया गया कि ये वायरस शहर के इन्हीं दोनों जगहों से सबसे पहले फैला, जिसके बारे में डॉक्टर ली ने चीनी सरकार को आगाह किया। लेकिन पहले तो उनको जेल हुई, उसके बाद इसी संक्रमण से उनकी मौत हो गई। तो क्या डॉक्टर ली इस वायरस के बारे में और चीन की कारस्तानियों के बारे में जान गए थे? क्या डॉक्टर ली चीन का कोई राज ना खोल दे, इसलिए उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी? इसका जवाब अब डॉक्टर ली की खबर के साथ ही चीन की जमीन में दबाया जा चुका है। डॉक्टर ली को भी सबसे पहले 10 जनवरी से खांसी की ही शिकायत थी और आखिरकार 7 फरवरी को डॉक्टर ली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये शरीर में जाके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्रो करता है, उसको इन्वेड करता है, सेल्स के अंदर ग्रो करता है, जिससे हमें बुखार होता है, हमें खांसी होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत गले में दर्द हो सकता है और जब लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं तो हमें श्वास की तकलीफ़ होती है। शुरू में सांस फूलती है और बाद में हमें वेंटिलेटर तक पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और ये कुछ केसेस में फेटल भी हो सकता है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। वैसे तो कोरोना की महामारी काफी भयावह और दहशत भरी है, जिसे देखकर अब लोग साल 1918 से 1920 के उस वक्त की मिसालें दे रहे हैं, जब दुनिया में ऐसा ही एक वायरस स्पेनिश फ्लू ने कहर मचाया था। ये वक्त दुनिया में पहली वर्ल्ड वॉर का था। पूरी दुनिया में मित्र देश और शत्रु देश के बीच युद्ध हो रहे थे, लेकिन इस बीच वायरस का पहला शिकार अमेरिका बना था। अमेरिकी सैनिकों से ये वायरस यूरोप में फैला। युद्ध खत्म होने के बाद ये सैनिक जब अपने अपने देश लौटे तो इस वायरस ने पूरी दुनिया के लगभग 50 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। 1914 और 1918 में पहला विश्व महायुद्ध लगा था जो यूरोप में लड़ा गया था। तो विश्व महायुद्ध के अंत में 1918 में एक वायरस आया जिसको हम फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, और वो सारे ट्रूप्स को, लड़ने वाले जितने भी जवान थे सबको लग गया। वॉर टाइम था, उन्होंने वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करते गए और इतना बुरा हाल हो गया। कहते कि जितने पहले विश्व महायुद्ध में लोग गोलियों से नहीं मरे, बॉम्ब से नहीं मरे, उतने वायरस से मर गए, इन्फ्लुएंजा से। पर ये वायरस फिर जंप करके मतलब वहाँ से स्पेन चला गया, तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू दिया गया। तो दुनिया आज जिस महामारी को झेल रही है उसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें लगातार जारी है। लगातार ऐसे उपाय खोजने की कोशिश की जा रही है जिससे इंसानी जिंदगियों को इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से महफूज किया जा सके। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि दुनिया ने इससे पहले भी साल 1918, जी हाँ बहुत पीछे आपको जाना होगा, साल 1918 में एक महामारी का सामना किया था जिसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था। भारत में भी स्पेनिश फ्लू ने किस तरह से जानलेवा कहर मचाया था वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये फ्लू सामने आया और फिर इसने हिंदुस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखिए वो तस्वीरें आपके सामने, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम आपके सामने ला रहे हैं। किस तरह से दर्दनाक जिंदगी उस दौर में भी देखने को मिली थी। हालांकि अब अगर देखें तो बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो वक्त वक्त पर सामने आ जाते हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था जब मुश्किलें कई गुना बढ़ी हुई थी। दरअसल उस जमाने में विदेशों से आने जाने जो वाले थे वो सबसे मुफीद
मुफीद साधन जो था वो पानी का जहाज था। एक बड़ी सी शिप हुआ करती थी जिसमें लोग बड़ी तादाद में आया जाया करते थे। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से पहले विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहे भारतीय युद्ध पानी के जहाज से ही बंबई यानी कि आज की मुंबई में उतरे थे। और किस तरह से ये फैल गया था, किस तरह से इसने कोहराम मचाया था, हम ये तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। और ये बेहद, ये तस्वीर बोल नहीं रही है लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, उस दर्द को बयां कर रही है जो साल 1918 में सहा गया था। इन्हीं में से संक्रमित जवानों की वजह से पूरे देश में ये महामारी फैली थी और क्या कुछ सामने आया था उस महामारी के बाद, ये तस्वीरें यहां पर बयां करने के लिए काफी है। लगभग 1 से 1.5 करोड़ भारतीय लोगों की जान गई थी। जी हां, बड़ी तादाद में जान गई थी भारतीयों की, बड़ी तादाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। पंजाब से लेकर कश्मीर तक राजा रंजीत सिंह का राज चलता था, लेकिन राजा रंजीत सिंह की एक आंख की रोशनी जाती रही थी। आखिर राजा रंजीत सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ था? क्या यह भी किसी वायरस के हमले की वजह से हुआ था? इतिहास बताता है कि आजादी से पहले जब देश में अंग्रेज राज करते थे और दुनिया में मेडिकल फैसिलिटी इतनी उन्नत नहीं थी, तो छोटे छोटे वायरस के हमलों में गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के मध्य तक यानी साल 1889 से लेकर 1950 तक भारत में बुबोनिक प्लेग के वायरस का कहर टूट रहा था। चूहे की कोशिकाओं से फैलने वाले इस वायरस ने अकेले चीन और भारत में लगभग 1.25 करोड़ इंसानों की जान ले ली थी। यूके की डिफेंस इवैल्यूएशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो अकेले भारत में ही करीब 1 करोड़ मौतें हुई थी। भारत के इतिहास में वायरस ने केवल आम इंसानों को ही अपना शिकार बनाया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वायरस के हमले में ही राजा रंजीत सिंह को भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। राजा रंजीत सिंह ने 40 साल तक पंजाब से लेकर कश्मीर पर अपना शासन किया था, लेकिन बचपन में ही वो चेचक के वायर का शिकार हो गए थे। हालांकि इस वायरस के हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी एक आंख की रोशनी जाती रही। हाँ नहीं, वो दूसरा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है। वो जो पॉक मार्क है ना, वो एक और वायरस है, स्मॉल पॉक्स, तो उससे आंख जा सकती है। बिल्कुल। आज कोरोना वायरस को भले ही दूसरे विश्व युद्ध से भी भयंकर माना जा रहा है, भले ही आज कोरोना के कहर को आतंकवाद से भी गहरा आघात करार दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाने पर पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने तो इससे भी भयंकर हालात झेले हैं और उन्हीं से सीख कर आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। जब अंग्रेज शासन की अंतिम अवस्था थी, भारत पर उसी साल तब के बंगा, जिसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था, इसी साल देश में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। पहले इसको प्लेग महामारी सोचते थे, पर महामारी में वायरस नहीं था, एक बैक्टीरिया था। वो कोई सन 1300-1400 में आई थी। उसके बाद 1918 में पहला वायरस का अटैक हुआ इंडिया में, इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू का अटैक। और तब क्योंकि हवाई जहाज़ों से लोग नहीं आते थे, तो सब अपना जहाज़ रानी से बॉम्बे पोर्ट में, बॉम्बे से ये फैला। कोरोना के कहर से भले ही दुनिया अभी करहा रही है, लेकिन जल्द ही ये दौर भी गुजर जाएगा। अभी कोरोना की पहेली को सुलझने में काफी वक्त लगने वाला है। आज विज्ञान के पास हर मर्ज की दवा मौजूद है और देर सवेर इस कोरोना की वैक्सीन भी सामने आ ही जाएगी। तो आज के इस रहस्य में बस इतना ही।